हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। पहले मैं आप लोग को सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं इतनों दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा खुद का एग्जाम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। मेरा कंटिन्यू सीए वाला और बीकॉम का एग्जाम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन अब से मेरा सारा एग्जाम खत्म हो चुका है। अब से मैं रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस का वीडियो डालूंगा एग्जाम तक, ठीक है। जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता, मैं एमसीक्यू का पूरा डालता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए, आप अपने लोग के पास इतना टाइम है नहीं कि इतना बात कर सके, इसलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अभी हम अकाउंट का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 1 का डाल रहे हैं। हर सब्जेक्ट का हम धीरे धीरे डालेंगे, हर सेट का डालेंगे, जितना अब तक अपलोड है, जितना हर साल का, सबका एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे। क्योंकि 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो 60 नंबर अगर ऑब्जेक्टिव में आप ले आते हैं तो पास होने के लिए 20 से 30 और वैसे ही एमसीक्यू से ही पास हो जाइएगा। अच्छा अच्छा मार्क्स लाना है तो 10-15 नंबर और अटेम्प्ट कीजिए और 80-85 आराम से आ जाएगा आप लोग को। इसलिए एमसीक्यू अच्छा होना चाहिए आप लोग का, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। चलिए तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, आय व्यय खाता क्या है? मतलब आय व्यय खाता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो बताइए क्या है? पर्सनल अकाउंट है ऑप्शन ए, बी रियल अकाउंट है, सी नॉमिनल अकाउंट है, या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करिए, मन में आंसर सोचिए और बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर एकदम सही, इसका आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। आय व्यय खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी होता है, सब नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। एक एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। मतलब लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव बाय अ क्लब इज शोन इन। अगर कोई किसी भी क्लब में अगर लाइफ मेंबरशिप फी मिलता है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? ऑप्शन ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। वीडियो को पॉज करके बताइए आंसर। एकदम सही, इसका आंसर होगा बी, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आय व्यय खाता बनाया जाता है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते कौन बनाता है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया जाता है? चलिए, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यावसायिक संस्थान द्वारा, बी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब औद्योगिक संस्थान द्वारा, तीसरा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा, या डी बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सभी के द्वारा। तो आप लोग पढ़ते आ रहे, इस चैप्टर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एनपीओ के बारे में, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा। तो इसका आंसर एकदम सही, इसका आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बकाया चंदा मतलब बाकी चंदा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब बताइए, बकाया मतलब आपका कुछ पैसा बाकी है किसी के ऊपर, तो आपके लिए ये क्या होगा? बताइए आपके लिए क्या होगा? एक तो आपके लिए इनकम, आप किसी के यहाँ काम किए, आपको महीना का पैसा नहीं दिया, तो आपके लिए इनकम भी है और आपके लिए एसेट भी है, क्योंकि आना बाकी है, संपत्ति है आपका। इसलिए दोनों हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है। तो 4 का आंसर है सी, ठीक है। इनकम भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन पर चलते हैं। वसीयत को मानना चाहिए, वसीयत मतलब लीगेसी शुड बी ट्रीटेड है। वसीयत मतलब क्या होता है? कोई मरते वक्त किसी के नाम कुछ करके चल जाता है, तो इसे हम लोग क्या मानते हैं? बताइए। ऑप्शन ए लाइबिलिटी, ऑप्शन बी रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब आयगत प्राप्ति, ऑप्शन सी इनकम यानी आय, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए 5 का क्या आंसर होगा? एकदम सही, लाइबिलिटी। लिसी को दायित्व की तरह, वसीयत को हम लोग दायित्व की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के अधिकार को कहते हैं। मतलब द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी इन नॉन ट्रेडिंग अकाउंट कंसर्न इस टर्म एज, ठीक है। देखिए, अगर एसेट लायबिलिटी से ज्यादा हो जाता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए कैपिटल फंड मतलब पूंजी निधि, बी पूंजी, या सी प्रॉफिट, या डी नेट प्रॉफिट। बताइए 6 का क्या आंसर होगा? एकदम सही, इसे हम लोग कहते हैं कैपिटल फंड, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। इनमें से कौन सी साझेदारी की विशेषताएं है? मतलब पार्टनरशिप का कौन सी विशेषताएं नहीं है, सॉरी, इसमें से कौन सी पार्टनरशिप का फीचर नहीं है? विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप? ऑप्शन ए अग्रीमेंट यानी समझौता, ऑप्शन बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ विभाजन, ऑप्शन सी सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लायबिलिटी, या ऑप्शन डी दो या दो से अधिक व्यक्ति, टू और मोर देन
अधिक व्यक्ति, 2 और मोर, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं, 2 और मोर पार्टनर, 2 और मोर पर्सन होगा। तो बताइए 7 का आंसर क्या होगा? एकदम सही इसका है लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लैक्चुएशन मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू। हम बताए थे कैपिटल 2 प्रकार का होता है, एक फिक्स और एक फ्लैक्चुएटिंग, हम पहले ही बता चुके हैं। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लैक्चुएशन मेथड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी इंटरेस्ट यानी ब्याज के खाते में, ऑप्शन सी पार्टनर कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारों की पूंजी के खाते में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। एकदम सही इसका आंसर है सी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, साझेदारों की पूंजी के खाते में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा, मतलब द करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर विल ऑलवेज हैव, करेंट पार्टनर का जो करेंट अकाउंट होता है उसका क्या, उसका जो बैलेंस होगा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा या दोनों होगा या क्या होगा? बताइए। ऑप्शन ए डेबिट बैलेंस यानी नाम शेष, ऑप्शन बी जमा शेष यानी क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन सी आइदर ऑफ द टू यानी दोनों में से कोई, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बताइए 9 का आंसर क्या होगा? एकदम सही आइदर ऑफ द टू, यानी डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डेबिट हो और जरूरी नहीं है कि क्रेडिट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। साझेदारी अनुबंधन में परिवर्तन का परिणाम है, मतलब चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन, अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज होता है तो उसके वजह से क्या क्या हो सकता है? ऑप्शन ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, मतलब फॉर्म का पुनर्गठन, ठीक है। ऑप्शन बी डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म यानी फॉर्म का समापन, ऑप्शन सी अमलगमेशन ऑफ फॉर्म यानी फॉर्म का एकीकरण, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? एकदम सही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, ऑप्शन ए फॉर्म का पुनर्गठन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ण मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर अधिकार को कहते हैं, मतलब एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी पूर्ण मूल्यांकन खाता में अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाता है डेबिट साइड से तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रॉफिट यानी लाभ, ऑप्शन बी लॉस यानी हानि, ऑप्शन सी रिसिप्ट यानी प्राप्ति, ऑप्शन डी एक्सपेंस यानी व्यय। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? एकदम सही ऑप्शन ए प्रॉफिट यानी लाभ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन, मतलब पहले से पार्टनर है फॉर्म में उन्हीं के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तो इनसे क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन ए रिवैल्यूएशन ऑफ फॉर्म यानी फॉर्म का पूर्ण मूल्यांकन, ऑप्शन बी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म यानी फॉर्म का पुनर्गठन, ऑप्शन सी डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म यानी फॉर्म का समापन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? एकदम सही इसका आंसर है बी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, फॉर्म का पुनर्गठन, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। एन एसेट विच इज नॉट फिक्सियस बट इंटेंजिबल इन नेचर हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू इज, मतलब एक संपत्ति जो काल्पनिक नहीं है परंतु अमूर्त प्राकृतिक की है उसका वसूली मूल्य होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मशीनरी यानी मशीन, ऑप्शन बी बिल्डिंग यानी भवन, ऑप्शन सी फर्नीचर, या ऑप्शन डी गुडविल यानी ख्याति। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? एकदम सही 13 का आंसर होगा गुडविल। ये तो इंटेंजिबल एसेट ही गुडविल होता है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। इनमें से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? ऑप्शन ए रिवैल्यूएशन मेथड यानी पूर्ण मूल्यांकन विधि, ऑप्शन बी एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी औसत लाभ विधि, ऑप्शन सी सुपर प्रॉफिट मेथड यानी अधिलाभ विधि, या ऑप्शन डी कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? एकदम सही इसका आंसर है ऑप्शन ए रिवैल्यूएशन मेथड यानी पूर्ण मूल्यांकन विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे 15 पे आते हैं। चलिए पूर्ण मूल्यांकन पर लाभ यानी हानि को वहन करते हैं, मतलब प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय, प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन पर जो प्रॉफिट यानी लाभ या हानि होता है उसे कौन बॉर्न करता है, सहता है, उसको अपने ओर लेता है, ठीक है। ऑप्शन ए ओल्ड पार्टनर यानी पुराने समझ साझेदार, ऑप्शन बी न्यू पार्टनर यानी नए साझेदार, ऑप्शन सी सभी पार्टनर यानी ऑल पार्टनर, या ऑप्शन डी ओनली टू पार्टनर।
15 का आंसर जल्दी से बताइए। 15 का आंसर एकदम सही, ऑप्शन ए ओल्ड पार्टनर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। पूर्ण मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिकार है, मतलब एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन ए प्रॉफिट यानी लाभ, ऑप्शन बी लॉस यानी हानि, ऑप्शन सी गेन यानी प्राप्ति, या ऑप्शन डी एक्सपेंसेस यानी व्यय। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जल्दी बताइए। एकदम सही, इसका आंसर है ए प्रॉफिट यानी लाभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा, मतलब द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू। ऑप्शन ए रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारों की पूंजी खातों में, ऑप्शन सी बैंक अकाउंट यानी बैंक के खातों में, या ऑप्शन डी सेविंग अकाउंट यानी बचत खातों में। ठीक है, क्वेश्चन 17 का बताइए। एकदम सही, इसका आंसर है बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए 18 का क्वेश्चन। एक्स वाई जेड इक्वल पार्टनर फॉर्म, मतलब इक्वल इक्वल 4 रुपया है तो तीनों मिलके आधा आधा बांट लेता है, 5 रुपया जितना भी होता है आधा आधा बांट लेता है, इसका मतलब है इक्वल पार्टनर। उसमें से जेड रिटायर हो रहा है फॉर्म से, तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई 1:2 होगा, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा? तो इसका हम आप लोग को बताए हैं कि आप लोग पहले ओल्ड न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटा दीजिए, तो जो भी आएगा वो पार्टनर का गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा, आपको निकालिएगा तो इसका आंसर आपको मिलेगा इसका ओनली वाई गेन 3, 1/3, सिर्फ वाई गेन कर रहा है 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा, मतलब ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। मतलब कोई पार्टनर अगर रिटायर होता है तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या क्रेडिट करेंगे? उसका या उसकी गुडविल यानी ख्याति, गुडविल ऑफ द फर्म यानी फर्म की ख्याति, या शेयर ऑफ गुडविल रिमेनिंग पार्टनर यानी शेष साझेदारों की ख्याति के हिस्से, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से बताइए 19 का आंसर। एकदम सही, उसके हिस्से का गुडविल यानी उसके हिस्से का ख्याति मिलेगा। इस 19 का ऑप्शन है ए, आंसर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन 20 पे आते हैं। मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है उसके, मतलब द अमाउंट ड्यू टू डिकीज पार्टनर इज पेड टू हिज। अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका जो भी हिस्सा है उसे किसे मिलता है? ऑप्शन ए फादर यानी पिता को, ऑप्शन बी फ्रेंड यानी दोस्त को, ऑप्शन सी वाइफ यानी पत्नी को, या ऑप्शन डी एक्सक्यूटेड यानी उत्तराधिकारी को। चलिए 20 के आंसर बताइए, 20 के आंसर बताइए। एकदम सही, उसके एक्सक्यूटर यानी उत्तराधिकारी को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21। फर्म की विघटन के समय साझेदारों की पूंजी खातों के क्रेडिट का शेष भुगतान किया जाता है, मतलब पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज मेड टू। ऑप्शन ए पार्टनर यानी साझेदारों को, ऑप्शन बी फर्म को, ऑप्शन सी पत्नी को, ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं। बताइए 21 का आंसर क्या होगा? एकदम सही, पार्टनर को, साझेदारों को। इसका आंसर होगा ए पार्टनर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है, मतलब ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर लोन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड। अगर फर्म डिसोल्यूट हो जाता है तो उसका जो पार्टनर का जो लोन अकाउंट ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खातों में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में यानी साझेदारों की पूंजी के खातों में, ऑप्शन सी सस्पेंस अकाउंट में यानी उच्चनत खाते में, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया जिस खाते में होता है, इसलिए इसका आंसर है डी नन ऑफ दिस, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में जाता है। ठीक है, वसूली खाता है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल खाता यानी नाम मात्र खाता, ऑप्शन सी रियल यानी वास्तविक खाता, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलिए 23 का आंसर बताइए। एकदम सही, इसका आंसर है बी नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। संपत्तियों का विक्रय मूल्य
लिखा जाता है। मतलब अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड इन। अगर किसी भी एसेट को हम लोग संपत्ति को बेचते हैं तो उससे जो प्राप्त होता है उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं? ऑप्शन ए डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता के डेबिट पक्ष में। ऑप्शन बी क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में। या ऑप्शन सी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट यानी चिट्ठे के दायित्व के पक्ष में। या ऑप्शन डी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। चलिए 24 का आंसर बताइए। एकदम सही, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं यानी वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में। अब बताइए, अ फर्म कैन बी वॉलेंटरी डिसॉल्व बाय द पार्टनर, मतलब साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है ऑन मेजोरिटी बेसिस, मतलब बहुत आदमी बोल दिया कि फर्म डिसोल्यूट करो तो कर देगा। या ऑप्शन बी ऑन 3/4 मेंबर डिसीजन, मतलब 4 में से 3 आदमी बोल दिया तब कर देगा डिसोल्यूशन। या ऑप्शन सी 1/2 मेंबर, मतलब आधा आधा बोल देगा तब कर देगा। या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बताइए 25 के आंसर क्या होगा? एकदम सही, ऑप्शन ए बहुमत के आधार पर यानी ऑन मेजोरिटी बेसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। फॉर्म के विघटन पर आधारित, फॉर्म के विघटन पे आधारित संपत्ति के विक्रय से प्राप्ति राशि को क्रेडिट किया जाता है। मतलब ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म अमाउंट रियलाइज फ्रॉम अ अनरिकॉर्डेड एसेट इज क्रेडिटेड टू। इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन सी। मतलब कोई भी एसेट अगर अनरिकॉर्डेड है तो संपत्ति मेरा बढ़ा उसको रिकॉर्ड करने से, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ही तो दिखाते हैं एसेट बढ़ता या घटता है। सीधा सा बात है, रियलाइजेशन अकाउंट ही इसका आंसर होगा यानी वसूली खाता। ठीक है, एसेट अगर बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, एसेट अगर घटता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, लेकिन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट ही होगा। यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट को किए हैं, मतलब बढ़ गया एसेट, पहले नहीं था अब बढ़ गया, तो क्रेडिट साइड में यानी रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। वसूली खाते के लाभ या हानि का बंटवारा साझेदारों में किया जाता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है रियलाइजेशन अकाउंट में, वह पार्टनरों के बीच बंटता है किस रेशियो में? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑप्शन बी पूंजी अनुपात में यानी कैपिटल रेशियो में। ऑप्शन सी इक्वली यानी बराबर बराबर। या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 27 का आंसर दीजिए। एकदम सही, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसमें बच जाएगा, इसलिए इसका आंसर है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर विल कम अंडर व्हाट टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो जाता है तो ये किसके अंदर आता है? मतलब एक साझेदार का दिवालिया होना फर्म में किस प्रकार के समापन को के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन बी कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ऑप्शन सी ऑन हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन कंटिजेंसी। या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए 28 का आंसर क्या होगा? सी ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन कंटिजेंसी, मतलब किसी घटना के घटने की स्थिति में। ठीक है, 29 का बताइए। ऑन फॉर्म डिसोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द लास्ट। मतलब फॉर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए? बताइए। ऑप्शन ए रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी कैश और बैंक अकाउंट, ऑप्शन डी पार्टनर्स लोन अकाउंट। बताइए 29 का आंसर क्या होगा? एकदम सही, इसका आंसर है कैश और बैंक अकाउंट यानी रोकड़ या बैंक खाता। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद। फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं ऑल एसेट बी रियलाइज, मतलब बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से। या ऑप्शन बी ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, मतलब फर्म के सभी बाहर दायित्वों से। ठीक है, या ऑप्शन सी कैश रिसीव ऑन द सेल ऑफ द एसेट, यानी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से। या ऑप्शन डी एनी एसेट टेकन ओवर बाय एनी पार्टी, यानी किसी साझेदार द्वारा ली गई कोई संपत्ति। ठीक है, बताइए 30 का आंसर क्या होगा? एकदम सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑल एसेट बी रियलाइज, मतलब बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 31। फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को सर्वप्रथम भुगतान किया जाता है। मतलब ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट विल बी पेड फर्स्ट टू ऑल। ठीक है, फर्म जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का, तो जो भी एसेट सेल होता है उससे सबसे पहले पे किया जाता है किसको? ऑप्शन ए पार्टनर के यानी साझेदारों के पूंजी खाता में, ऑप्शन बी पार्टनर के लोन अकाउंट में, या ऑप्शन सी पार्टनर के एडिशनल कैपिटल में, या ऑप्शन डी आउटसाइड क्रेडिटर। 31 का आंसर बताइए। एकदम सही, इसका आंसर होगा डी बाहरी लेनदार यानी आउटसाइडर क्रेडिटर। पहले जो भी बचा हुआ है
उससे हम लोग जो बाहरी जो भी दायित्व है, लाइबिलिटी है, आउटसाइडर जितना है उस सबका सधाएंगे, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तब पार्टनर में बचता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। In the event of dissolution of partnership firm, the provision for doubtful debt in transfer to, मतलब एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण आयोजन का हस्तांतरण किया जाता है। ऑप्शन ए रियलाइजेशन अकाउंट यानी साझेदारों के पूंजी का, ऑप्शन बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण का, ऑप्शन सी सन्ड्री डेटर अकाउंट यानी साझेदार की अतिरिक्त पूंजी का, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस यानी बाहरी लेनदार का। सॉरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका यहाँ पे आंसर इसका डी जो लिखा है वो गलत है। ठीक है, इसका आंसर गलत है, ये ऊपर नीचे हो गया, इसलिए हम अब हिंदी इसका नहीं बोलेंगे। इसका आंसर होगा 32 का आंसर होगा ऑप्शन ए होगा रियलाइजेशन अकाउंट का। ठीक है, ऑप्शन ए होगा वसूली खाता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हिंदी का मिसप्रिंट है इसलिए हम सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से। एट द टाइम ऑफ द फर्म डिसोल्यूशन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व सोन इन द बैलेंस शीट इज क्रेडिटेड टू, मतलब जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का तो जो भी जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है सोन बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, बताइए रियलाइजेशन अकाउंट में या क्रेडिटर अकाउंट में या पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 33 का बताइए, एकदम सही, इसका आंसर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू, डिसोल्यूशन पर जो गुडविल अकाउंट है वो ट्रांसफर किया जाता है कहाँ। ऑप्शन ए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ऑप्शन बी कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ऑप्शन सी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, या ऑप्शन डी इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट यानी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा सी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, देखिए इक्विटी शेयर होल्डर आर ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है कंपनी का वो क्या होता है। ऑप्शन ए क्रेडिटर यानी लेनदार, ऑप्शन बी ऑनर यानी स्वामी, ऑप्शन सी कस्टमर यानी ग्राहक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए, एकदम सही बी होगा, जो भी उसका शेयर खरीदता है उसका ऑनर बनता है, मालिक बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, बैलेंस ऑफ द फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, जब्त किए गए अंशों के पूर्ण निर्गमन के पश्चात हरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है कहाँ। ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन सी जनरल रिजर्व अकाउंट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 36 का आंसर बताइए, एकदम सही, इसका आंसर है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। 37, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट अ कंपनी कैन इशू, एक कंपनी प्रोविजन के मतलब कंपनी का जो है उसके हिसाब से कंपनी क्या इशू कर सकता है। इक्विटी शेयर यानी समता अंश, प्रिफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकार अंश, ऑप्शन सी प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर मतलब समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 37 का आंसर क्या होगा। एकदम सही, दोनों प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों कर सकता है। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड, जितना भी होता है दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होता है, क्या क्या होता है। ऑप्शन ए ऑथराइज कैपिटल, ऑप्शन बी इशूड कैपिटल, ऑप्शन सी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, या ऑप्शन डी पेड अप कैपिटल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा। एकदम सही, ऑप्शन डी चक्ता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज, मतलब प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को क्या कहते हैं। कॉल्स इन एरियर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कॉल्स इन एडवांस, ऑप्शन सी अनकॉल्ड कैपिटल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा। एकदम सही, अनकॉल्ड कैपिटल यानी अयाचित पूंजी कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, मतलब वित्तीय विवरण होते हैं। ऑप्शन ए एंटिसिपेटेड फैक्ट, ऑप्शन बी रिकॉर्डेड फैक्ट, ऑप्शन सी एस्टिमेटेड फैक्ट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा। एकदम सही, इसका आंसर है बी रिकॉर्डेड फैक्ट यानी अभिलेखित तथ्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। द टर्म करेंट एसेट इंक्लूड, करेंट एसेट में क्या इंक्लूड होता है, शामिल क्या होता है। ऑप्शन ए स्टॉक, ऑप्शन बी डेटर, ऑप्शन सी
कैश या ऑप्शन डी ऑल। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? एकदम सही इसका आंसर होगा डी, यानी सभी होता है। मतलब स्टॉक, डेटर, कैश सभी इसमें आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। Which of the following is not a part of financial statement of a company? ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, यानी ऑप्शन सी यानी लेजर अकाउंट, या ऑप्शन डी कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए बताइए निम्न में से कौन सा एक कंपनी का वित्तीय विवरण का भाग नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। एकदम सही इसका आंसर है सी लेजर अकाउंट, लेजर खाता, ये इसका पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए लंबत विश्लेषण को कहा जाता है, मतलब वर्टिकल एनालिसिस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लैक्चुएशन एनालिसिस यानी अस्थिर विश्लेषण, ऑप्शन बी स्टैटिक एनालिसिस यानी स्थिर विश्लेषण, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यानी क्षैतिज विश्लेषण, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए 43 का आंसर क्या होगा? एकदम सही इसका आंसर है बी स्टैटिक विश्लेषण यानी स्थिर विश्लेषण एनालिसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 वित्तीय विश्लेषण उपयोगी है, मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल। ऑप्शन ए फॉर इन्वेस्टर यानी विनियोगकर्ता के लिए, ऑप्शन बी फॉर शेयर होल्डर, ऑप्शन सी फॉर डिवेंचर होल्डर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है डी सभी के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। अगर टोटल एसेट फर्म का 10 लाख है और नॉन करेंट एसेट इसका है 6 लाख, तो बताइए क्या परसेंटेज करेंट एसेट और टोटल एसेट पर उसका जो करेंट एसेट है कि उसका परसेंटेज क्या होगा? ठीक है, तो बताइए इसका फॉर्मूला होता है जो आप लोग को पता होगा, उस फॉर्मूला से इसे निकालिए। इसका आंसर मिलेगा 45 का आपको सी 40%। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें से 10 लाख में से 6 लाख घटा दीजिए और जो बचेगा 4 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख गुने 100 कर दीजिए तो 40% निकल के आएगा, वही इसका होगा नॉन करेंट एसेट। ठीक है, संचालन अनुपात है, मतलब ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? ऑप्शन ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑप्शन बी एक्टिविटी रेशियो, ऑप्शन सी सॉल्वेंसी रेशियो, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? एकदम सही इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी लाभदायक अनुपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली शोन इन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? एकदम से इसका आंसर है बी परसेंटेज में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पे आधारित होता है? ठीक है, बताइए 48 का आंसर क्या होगा? एकदम सही इसका आंसर है कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होगा, सीधा सा बात है। क्वेश्चन नंबर 49 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, ठीक है, रोकड़ प्रवाहन विवरण संबंधित है किससे? AS3। एस का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंट का अपना रूल होता है उसे कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसमें से बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर 49 का ऑप्शन होगा AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में हम लोग इससे रिलेटेड पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 रोकड़ प्रवाहन विवरण तैयारी किया जाता है, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा से, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खातों से, ऑप्शन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका खाता है इनमें से सभी, इसका आंसर होगा इनमें से सभी, सभी खातों में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अकाउंट का बस इतना ही होगा। इसके बाद आएगा BST, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद EPS, हर सब्जेक्ट का MCQ अपलोड होगा। बस आप लोग रेगुलर रहिए और इसका प्रैक्टिस करते रहिए जो आपका एक भी MCQ ना छूटे। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हमेशा इसको एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद 2x पे करके इसको बार बार देखते रहिए, जिससे आपको पढ़ने का जोड़ ही नहीं पड़े, आप देखते देखते आपको रटा जाएगा जो इसका आंसर क्या हुआ। ठीक है, तो इसलिए रेगुलर बने रहिए। ये वीडियो का लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, जो आपके फ्रेंड है उनके साथ शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।